हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल के बारे में पढ़ेंगे। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उत्तरवर्ती मुगल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए मुगल शासकों को उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। उसके बाद मुगल वंश में जितने भी शासक हुए वे सभी उत्तरवर्ती मुगल के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरवर्ती मुगल के शासक एक एक करके हम जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। इसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बना, राजा बनता है 1707 ईस्वी में और 1712 ईस्वी तक यह शासन करता है। दूसरा इसके बाद बनता है जहांदार शाह, 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक रहता है। फिर फारुखसियर 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन करता है। और फिर उसके बाद रफ़ी उद दराजत रफ़ी उद दरजात आते हैं 1719 ईस्वी में। फिर शाह जहाँ द्वितीय बनता है 1719 ईस्वी में। फिर शासक बनता है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद अहमद शाह शासक बनता है जो 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है जो 1754 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है, 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक यह शासन करता है। और फिर अकबर शाह द्वितीय आता है जो 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद मुगल वंश का अंतिम शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। यह 1837 ईस्वी में राजा बनता है और 1857 ईस्वी तक शासन करता है और यह मुगल वंश का अंतिम शासक होता है। सबसे पहले हम बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, जिसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब का पुत्र था, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के सम्राट थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद शाह था। वह औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके शासनकाल को मुगल इतिहास में संक्रमण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय से साम्राज्य के राजनीतिक विघटन और प्रांतीय शक्तियों के उदय की शुरुआत हुई। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम जानते हैं कि इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन बहादुर शाह प्रथम, और इसने उपाधि भी ले रखा था शाह आलम प्रथम। इसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता था। इसका जन्म हुआ था कब? 1743 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसका शासनकाल था 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक, और इसकी मृत्यु हुई थी 1712 ईस्वी में। कहाँ पे? तो लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम था औरंगजेब आलमगीर और माता का नाम दिलरस बानो बेगम था। गद्दी पर कब बैठता है इसके बारे में जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। इसके बाद उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब के 4 पुत्रों में 3 पुत्र हुए थे औरंगजेब के। बहादुर शाह ने अपने भाइयों यानी मुहम्मद आजम शाह और कामबख्श को हराकर सत्ता प्राप्त किया। मुहम्मद आजम शाह को 1707 ईस्वी में जाज ऊ का युद्ध में इसे हराता है, और कामबख्श को 1709 ईस्वी में हैदराबाद में हराता है। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने खुद को क्या शाह आलम की उपाधि ली, ठीक है, लेकिन ली होगा, शाह आलम की उपाधि लेता है। उन्हें इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है।
और यह 63 साल की आयु में राजा बना था। इसने यथासंभव सभी के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई ताकि इसके लिए कोई बड़ा संकट उत्पन्न ना हो। प्रमुख घटनाएं और नीतियां हैं बहादुर शाह प्रथम की। पहला है धार्मिक नीति। औरंगजेब की कट्टर नीतियों में ढील दी, जजिया कर समाप्त किया, मंदिर तोड़ने की नीति पर भी रोक लगाई। इससे उनकी छवि सहिष्णु शासक के रूप में बनी। किसका? बहादुर शाह प्रथम का। सिखों के संघर्ष, सिखों से भी इनका संघर्ष हुआ और सिखों के साथ इनका किस प्रकार का मेल मिलाप की नीति थी जानते हैं। इसने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व कौन संभाला? तो बंदा बहादुर, जिन्हें लक्ष्मण दास के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संभाल लिया। बंदा बहादुर ने पंजाब में मुगल सत्ता को चुनौती दी, जिसके कारण बहादुर शाह ने बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। अब जानते हैं मराठों के साथ इनका संबंध किस प्रकार से था। मराठों के साथ समझौते की नीति अपनाई इन्होंने। बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते साहू, ठीक है, शिवाजी के पोते का क्या नाम था? साहू। उनको 1707 ईस्वी में मुगल कैद से मुक्त कर दिया था, जो 1689 ईस्वी से ही मुगल कैद में था। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का राजा घोषित नहीं किया, ठीक है, जिसके कारण साहू का अपनी चाची ताराबाई के साथ लंबा विवाद चला। राजा राम की विधवा ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की विधवा थी और साहू की चाची थी, और उनके उत्तराधिकारों से संबंध बनाया किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। किससे? ताराबाई और उनके उत्तराधिकारियों से क्या किया? संबंध बनाया, मेल मिलाप की नीति अपनाई। बहादुर शाह ने मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया था, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया था। अब सरदेशमुखी क्या होता है और चौथ क्या होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। सरदेशमुखी यह मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था, टैक्स था। क्या? सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स था जो मराठों द्वारा वसूला जाता था। महाराष्ट्र क्षेत्र में पारंपरिक रूप से छत्रपति यानी कि मराठा राजा को कुल राजस्व का 10% भाग मिलता था, जिसे हम सरदेशमुखी कहते हैं। इसे ही सरदेशमुखी या फिर इसे संदेशमुखी भी कहा जाता था। यह कर मराठा शासक की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। इसे उस भूमि पर भी वसूला जाता था, सरदेशमुखी को, जिस पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, लेकिन वे अपनी सर्वोच्चता जताते थे। नेक्स्ट है चौथ। चौथ के बारे में जानते हैं। चौथ क्या था? चौथ शब्द का अर्थ है चौथा भाग, 1/4। मराठा शासक अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर से वसूले गए राजस्व का 25% हिस्सा चौथ के रूप में लेते थे। यह कर सुरक्षा शुल्क जैसा था, यानी जो शासक चौथ दे देता था उसे मराठों के हमले से सुरक्षा मिलती थी। इस तरह चौथ एक प्रकार का सैन्य कर बन गया था। तो चौथ क्या था? एक प्रकार का सैन्य कर था। संदेशमुखी या फिर सरदेशमुखी राजस्व का 10%, जो एक परंपरागत अधिकार था, और चौथ क्या था? राजस्व का 25%, जिसे सैन्य या फिर सुरक्षा शुल्क कहते थे। बहादुर शाह प्रथम के राजपूतों के साथ किस प्रकार का संबंध था? इन मेल मिलाप की नीति किस प्रकार से अपनाया, इसके बारे में जानते हैं। जयपुर के स्वाई जयसिंह और आमेर के राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। बहादुर शाह ने राजपूत शासक कौन? तो जय सिंह और अजीत सिंह को उनके राज्य में राजा घोषित किया, परंतु उन्हें उच्चा मनसब और अच्छे सूबों की सूबेदारी नहीं दी। मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों के साथ विवाद भी हुए। नेक्स्ट है जाट और बुंदेल के साथ इनका संबंध किस प्रकार का था? बहादुर शाह ने जाट शासक चूड़ामन और बुंदेल शासक छत्र शाह के
साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। धार्मिक संप्रदायों का विवाद भी इनके शासनकाल में हुआ। शिया सुन्नी मतभेद और जटिल धार्मिक विवाद उनके समय में बढ़े। बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को एक नाम से और जाना जाता है, शाही बेखबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में बिगड़ते हुए आर्थिक स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए इतिहासकार इन्हें शाही बेखबर के नाम से भी कहते हैं या फिर इन्हें शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं उत्तराधिकार संघर्ष और इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। बहादुर शाह का शासन अल्पकालीन था, केवल 5 वर्ष का था, 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1712 ईस्वी में हुई। कहाँ? लाहौर में हुई। 1712 ईस्वी में लाहौर में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में भीष्म उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। किसके बीच? तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। नेक्स्ट शासक बने 1712 ईस्वी में से लेकर 1713 ईस्वी तक शासनकाल था इनका जहांदार शाह, जो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र थे, उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उनके 4 पुत्रों का नाम था आजम शाह, जहांदार शाह, जहान शाह और रफी उस शान। इन चारों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। आजम शाह, इनका पूरा नाम मोहम्मद अजीम उस शान था। जहांदार शाह जो 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। ठीक है, इन चारों भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदार शाह सफल रहा। 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक था कौन? जहांदार शाह, जो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। जहांदार शाह का परिचय जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या था? अबुल फतह मोहम्मद मुअज्जम जहांदार शाह इसका पूरा नाम था। जन्म इसका हुआ था 1661 ईस्वी में और पिता का नाम था बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक मुगल सम्राट था। इसके बाद जहांदार शाह बनता है 1712 ईस्वी में और मात्र 1 वर्ष यह शासन करता है और 1713 ईस्वी तक रहता है। शासनकाल जो था जहांदार शाह का फरवरी 1712 ईस्वी से लेकर जनवरी 1713 ईस्वी तक, लगभग 11 महीने इसने शासन करता है। और यह किस वंश का था? तो तैमूरी मुगल वंश का। ठीक है, पूरे मुगल वंश ही तैमूरी वंश के थे। इनका वंश था तैमूरी मुगल शासकों का। जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, और उनके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ बहादुर शाह प्रथम के, जिसमें जहांदार शाह सफल रहा और वह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसमें जहांदार शाह ने अपने प्रतिद्वंदी भाइयों जहान शाह, अजीम उस शान आदि सभी भाइयों को हराकर गद्दी हासिल करता है। जहांदार शाह कमजोर और विलासी शासक था। इस उत्तराधिकार युद्ध में जहांदार शाह सफल रहा क्योंकि उसकी मदद ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान ने की थी। उसने शासन की भागदौड़ अपनी उपपत्नी लाल कुनवर, एक जो नर्तकी थी, तो अपनी उपपत्नी लाल कुनवर को सौंप दी थी, जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा और भी गिरी। आमेर के राजपूत राजा जयसिंह को मिर्जा राजा स्वाई की उपाधि दी और उसे मालवा का सूबेदार बनाया। किसने? जहांदार शाह ने। किसे? राजपूत राजा जयसिंह को क्या मिर्जा राजा स्वाई का उपाधि दिया और उसे मालवा का सूबेदार बनाया। नेक्स्ट है, इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को भी, तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, महाराजा की उपाधि दी थी। इसने भी बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। जहांदार शाह किसके प्रति? बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया।
इसने राजस्व को बढ़ाने के लिए इजारा व्यवस्था प्रारंभ किया। इजारा व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानते हैं। इजारा यानी कि पट्टा या फिर ठेका होता है। यह व्यवस्था भूमि राजस्व वसूलने के लिए प्रचलित हुई। कौन सा? इजारा व्यवस्था भूमि राजस्व वसूलने के लिए प्रचलित थी। इसमें राजस्व वसूली का अधिकार एक ठेकेदार यानी इजारेदार को दे दिया जाता था। इस व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ गया था। तो इजारा व्यवस्था में क्या होता था? राजस्व वसूलने के लिए किसी ठेकेदार को दे दिया जाता था और ठेकेदार किसानों से शोषण करके वसूलते थे, शोषण करते थे उन पर। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर यानी कि जहांदार शाह का भतीजा, फर्रुखसियर कौन था? जहांदार शाह का भतीजा और अजीम उस शान, जो जहांदार शाह का एक भाई था, अजीम उस शान का बेटा था फर्रुखसियर। तो इस प्रकार से जहांदार शाह का भतीजा हुआ। तो फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार सैयद भाइयों यानी कि सैयद भाई कौन थे? सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला की मदद से दिल्ली पर आक्रमण किया। जनवरी 1713 में आगरा के पास फतेहाबाद में युद्ध हुआ जिसमें जहांदार शाह हार गया। हारने के बाद जहांदार शाह भागकर दिल्ली लौटा और छिप गया, लेकिन बाद में पकड़ लिया गया। उसे 1713 ईस्वी में कैद करके उसकी हत्या कर दी गई। जहांदार शाह का शासन मुगल इतिहास में सबसे कमजोर और अपमानजनक शासनकालों में गिना जाता है। इस मुगल साम्राज्य के पूर्ण पतन और सैयद बंधुओं के उदय की शुरुआत का प्रतीक है। कब से? फर्रुखसियर के शासनकाल से। फर्रुखसियर का शासनकाल होता है 1713 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और 1719 ईस्वी तक मुगल सम्राट के पद पर बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्रुखसियर से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।